ओके, बाद में वह सारा सर वो है यहाँ क्लास में। ओके। हमारे पास हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे रोकी थी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने कहा था कि आप लोग खुद से एक बार ट्राई कर लेना, जिसमें मुझे आई गेस आयशा ने पूरा सॉल्यूशन भेज दिया था सॉल्व करके। आप में से किसी और ने ट्राई किया? जी सर, मैं कर रही थी। मैं मुझसे लाइक आधा हुआ, आधा मसला आया था। आधा मसला आ रहा था, तो ठीक है, फिर एक जी काम करते हैं, हम इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। देखो यहाँ पे डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम गिवन है, और जो आपका विंटर का पेपर आया है ना, उसके अंदर आपके पास ए स्टैक एल्गोरिथम यूज किया गया था। ए स्टैक एल्गोरिथम में याद है आप लोग के पास ह्यूरिस्टिक वैल्यू भी यूज की जाती है। याद है आप लोगों को? अच्छा, स्क्रीन शेयर हो रही है? व्हाइट बोर्ड। हाँ, मिनट हो जाता है। राउंड 1 से लेके टोटल 7 तक। ओके, 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। मतलब आपके यहाँ पर मैं T1 T2 T3 लिख रहा हूँ। आवाज मेरी क्लियर आ रही है आप सबको? जी सर। जी सर। T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6, और ये मेरे पास बेस है। ठीक है, जब हमने बेस से स्टार्ट किया, जाहिर सी बात है बेस से जब स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली आपका क्या होगा? हम्म, जब हम बेस से स्टार्ट करते हैं तो अगर मैं बेस पे रहता हूँ तो बाकी सब जीरो रहेंगे, और इनिशियली आप सबको क्या कर देते थे? इन्फिनिटी कर देते थे। सही है, पहला स्टेप आपका हमेशा यही रहता है। अब आप बेस से चेक करोगे कि आप बेस से जब आते हो, इनिशियलाइज, ये इनिशियलाइज आपने किया था। अब स्टार्ट करते हैं हम, अगर बेस से खड़े हैं तो बेस से टाउन 1 की वैल्यू क्या है? जी सर। बेस से टाउन 1 की कॉस्ट क्या है? तो 4। बेस से टाउन 2 की कॉस्ट क्या है? 5। बेस से टाउन 3 की कॉस्ट क्या है? 2। इसके 2। अलावा कोई भी बेस के नेबर्स में डायरेक्टली कनेक्टेड है? अगर नहीं है तो वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं हमारे पास, हमारी नहीं। हो जाती है। अब फर्दर अगर हम चलते हैं तो मैं अब कहाँ पे जाऊंगा? बेस के बाद कौन सा मेरा नेक्स्ट हॉप होगा?
टाउन 3। टाउन 3 क्यों? हम सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट वैल्यू उठाते हैं। मैंने मेरी स्मॉलेस्ट वैल्यू उठाई, बेस के बाद मैं कहाँ चला गया? टाउन 3 पे। तो बेस से टाउन 3 का अगर रास्ता चेक करें, अब टाउन 3 पे मैं खड़ा हूँ, बेस से टाउन 3 पे आ चुका हूँ मैं। तो मेरे पास टाउन 1 की क्या कॉस्ट आ रही है? 2 + 1 3। क्या ये पहले से स्मॉलर है? इफ यस तो उसको लिख दो। टाउन 3 से क्या टाउन 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं है, तो पुरानी वाली कॉस्ट लिख दो। टाउन 3 की कॉस्ट तो वही रहनी है क्योंकि हम वहां पे पहुंच चुके थे। क्या मेरे पास टाउन 4 की कॉस्ट आ रही है डायरेक्टली? नहीं आ रही, ये इन्फिनिटी रहेगा। क्या टाउन 5 की कॉस्ट आ रही है? यस आ रही है। टाउन 3 से टाउन 5 कनेक्टेड है 1 की कॉस्ट पे। तो बेस से अगर मैं टाउन 5 पे आऊंगा 3 से होते हुए, तो क्या कॉस्ट हो जाएगी मेरी? 3। क्या मेरा टाउन 6 डायरेक्टली कनेक्टेड है? नो। अगर नहीं कनेक्टेड तो वो अगेन इन्फिनिटी रहेगा। अब टाउन 3 के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? स्मॉलेस्ट कॉस्ट क्या है? 2 तो मैं कर चुका हूं। अब मेरे पास 3 यहाँ पे भी है और 3 यहाँ पे भी है। जब ये दो 3 है तो इसमें से आप कोई भी ले लो, चाहे पहले इसको ले लो चाहे पहले इसे ले लो। मैं पहले टाउन 1 पे चले जाता हूँ। तो मेरे पास बेस टाउन 3 और टाउन 1 पे अगर जब मैं जाता हूँ तो ये ये और ये सही है। तो यहाँ पे तो मेरी कॉस्ट 3 रहनी है। 2 टाउन 2 तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं था, बहुत दूर है। मैं भी कहाँ पे हूँ? बेस से टाउन 3 और टाउन 3 से टाउन 1 पे आया हूँ। तो मेरा टाउन 2 भी वही रहना है, टाउन 3 भी वही रहना है। टाउन 4 को चेक कर लेते हैं। तो बेस से मैं अगर खड़ा हुआ हूँ तो टाउन 4 तक की एलियन कॉस्ट क्या है? 7। 7 कहाँ से? मैं भी टाउन 1 से 7 है, लेकिन अगर हम बेस से चेक करूँ तो बेस से टाउन 3 गया, फिर टाउन 1 आया और फिर टाउन 4 आया। तो 2 + 1 is 3, 3 + 7 10। 10। टाउन 5 की कॉस्ट पहले वाली ऑलरेडी कम है, क्योंकि अगर मैं ये लंबा रास्ता लेता हूँ तो बहुत ज्यादा कॉस्ट हो जाती है, इसे पुराना ही रहने दो। और टाउन 6 तो बहुत दूर है, टाउन 6 को इनफाइनाइट ही रहने दिया। अब इस पूरे इसमें क्योंकि मैं इसको भी कर चुका हूँ इसको भी कर चुका हूँ, तो मेरे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या आ रही है? दिस इज 3। तो मैं कौन कौन से टाउन कर चुका हूँ? मैं बेस टाउन 3 टाउन 1 और अब मैं टाउन 5 पे आ चुका हूँ। मींस बेस ये वाला रास्ता लिया है मैंने। तो अगर मैं चेक करता हूँ तो मेरी टाउन 1 की कॉस्ट तो वही स्मॉलेस्ट रहनी है, क्योंकि मैं उसको ऑलरेडी डन कर चुका हूँ। टाउन 2 की कॉस्ट 5 आ रही है। अगर मैं इसको टाउन 5 से चेक करूं तो बेस 2 से 3 गया, बेस 2 से सॉरी बेस से टाउन 3 आया, टाउन से टाउन 5 आया, 3 से 5, तो 3 कॉस्ट। और फिर जब मैं अगर 2 जाता हूँ तो 3 + 3 = 6। देखिए मेरी ऑलरेडी मिनिमम कॉस्ट आ चुकी है, इसको मैं 5 ही रहने दूंगा, ये 2 रहेगा। हाँ, टाउन 4 को चेक कर लेंगे। टाउन 4 चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? बेस से टाउन 3 आए, फिर टाउन 5 गए, फिर टाउन 4 आए। तो 2 + 1 is 3, 3 + 6 is 9. Is it lesser than 10? जी सर। तो फिर हम इसको चेंज करके 9 कर देंगे, ये 3 का 3 रहेगा। अब मैं टाउन 5 पे था तो मेरी टाउन 6 तक जाने का भी रास्ता बनता है। टाउन 6 का रास्ता कैसे बन रहा है मेरे पास? टाउन 3 फिर टाउन 5 फिर टाउन 6। तो 2 + 1 is 3, 3 + 5 is 8, ये 8 हो गई। अब मेरे पास फातिमा बेटा बताओ कि मिनिमम कॉस्ट क्या है यहाँ पे? टाउन 1 हो चुका है, 3 हो चुका है, 5 हो चुका है, मिनिमम कॉस्ट क्या रह गई? तो अब क्या आ रही है? सर 2। टाउन 2 की जो है 5 कॉस्ट है।
अब जब इसको चेक करते हैं तो हम टाउन बेस से डायरेक्ट गए थे टाउन 2, उससे हम टाउन 6 जा सकते हैं और टाउन 5 आ सकते हैं। टाउन 6 जाते हैं तो 5 + 8 13 हो जाएगा, ऑलरेडी मिनिमम कॉस्ट है। टाउन 5 पे आते हैं तो 5 + 3 8 हो जाएगा, ऑलरेडी हमारे पास मिनिमम कॉस्ट 3 आ चुकी है। यही सारी चीजें रहेंगी आपकी, मतलब यहाँ पे आपके पास 3 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, 9 आएगा, 3 आएगा एंड 8 आएगा। और मैं ऑलरेडी कौन कौन से डाउन हो गया चुका हूँ, बेस, टाउन 3, 1, 5 और 2 ये कर चुका हूँ। 5 भी हो गया। अब इस 9 वाले पे भी जाके देख लो, सॉरी 8 पे जाएंगे, 6। तो हम यहाँ से जब जाते हैं तो ऑलरेडी सारी कॉस्ट आ रही है, मीन्स ये तकरीबन सारी मिनिमम कॉस्ट आ चुकी है। तो आपका फाइनल आंसर बनेगा टाउन 1 की बेस से 3, 5, 2, 9, 3, 8। आयशा यही आंसर आ रहे थे उस वक्त। फातिमा बेटा अब क्लियर है चीजें? जी सर, मेरा मेन मसला वहाँ से शुरू हुआ था, टाउन 5 से। ओके, देखो पहला स्टेप ये लिखा करो कि जो भी आपके इनिशियल है ना उसको 0 रख के बाकी सबको इनफाइनाइट कर दो, फिर इसके बाद जो खेलना है खेलो। ओके सर। इनफाइनाइट नहीं करते तो क्या मार्क्स करते हैं? इनफाइनाइट नहीं करते तो मार्क्स कटते नहीं, लेकिन स्टिल लेकिन देखो मैं इसलिए इनफाइनाइट किया कि जब राउटर काम करता है ना आपका, तो राउटर भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। पहले अपने आप को 0 रखता है, बाकी सबको इनफाइनाइट कर देता है, फिर वो अपने नेबर्स को चेक करता है। ये वर्किंग थी। अच्छा 5 मार्क का क्वेश्चन था ये। ओके, एक्सप्लेन द यूज ऑफ ग्राफ्स टू एड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ग्राफ का क्या यूज है इंटेलिजेंस के अंदर? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। सही। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं। Aisha, your voice is not clear. अगर आपसे यहाँ सिंपली बात की जाए कि एक्सप्लेन द यूज ऑफ ग्राफ, आइडेंटिफाइज द शॉर्टेस्ट पाथ निकालता है, लेकिन काम कैसे आता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर बात की जाए तो हमने एक जगह पे देखा भी था कि हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ग्राफ कहाँ यूज किया जा रहा है। आप यहाँ पे लिख सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई न्यूरल नेटवर्क जो था हमारे पास, वो भी तो यही काम कर रहा था। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग ग्राफ्स। सही है, ग्राफ का यूज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में हो रहा था, याद है हमने वो उसमें बताया भी था। इनपुट नोड्स थी, फिर इसके बाद आपके पास हिडन लेयर आती है, फिर आउटपुट लेयर आ जाती है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और क्या हो सकता था जो अभी आयशा ने बताया? AI problems can be solved with the help of graphs, such as finding shortest path to the destination. उसके अलावा एल्गोरिथम्स के नाम लिख सकते हो आप। एल्गोरिथम्स कौन कौन से यूज किए जा रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल Dijkstra algorithm, Dijkstra और A-stack algorithm। इसके अलावा याद है हमारे पास मशीन लर्निंग के अंदर वो भी यूज किया जा रहा था, अपना बैक प्रोपगेशन ऑफ एरर्स जो था, वो भी ग्राफ के थ्रू किया जा रहा था कि हम आउटपुट लेयर पे काम करते थे, फिर उसमें वही मसला मिलता था हमें, फिर हम हिडन लेयर्स पे आते थे, बैकवर्ड तरफ में आते थे। तो ये इट इज ग्राफ्स आर आल्सो यूज्ड इन
machine learning for example back propagation errors। आई गेस 3 मार्क्स से ज्यादा ही लिख हमारे पास ये आ चुके हैं। ये आपके पास टोटल क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है एआई का तो ज्यादा मुश्किल नहीं देता वो आपसे, वो इन्हीं चीजों में पूछता रहेगा। आपसे पूछेगा मशीन लर्निंग क्या है, आपसे पूछेगा डीप लर्निंग क्या है, एक्सप्लेन बैक प्रोपगेशन ऑफ एरर्स क्या है, रिग्रेशन मेथड क्या होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं ये जो आपको रीडिंग से ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। कोई क्वेरीज? No. गिव 2 बेनिफिट्स एंड 2 ड्रॉबैक्स ऑफ पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग का एक तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? ये रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए सूटेबल नहीं होता। सही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाथ्स डिफाइन नहीं होती। रियल टाइम के लिए आपको एक डेडिकेटेड लाइन की जरूरत होती है, एक प्रॉपर चैनल चाहिए होता है। उसके लिए सबसे बेस्ट रियल टाइम के लिए आपकी सर्किट स्विचिंग थी, तो इसी वजह से हमने वर्चुअल सर्किट स्विचिंग निकाली थी, दैट वाज कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग। एनीवेज हम आ जाते हैं हमारे पास बेनिफिट और ड्रॉबैक्स पर। बेनिफिट क्या है? सर जो डेटा होता है वो लाइक सेपरेट पैकेट डायरेक्टली डेस्टिनेशन पहुंचते हैं। डायरेक्ट डेस्टिनेशन पे तो पहुंचता है लेकिन डिफरेंट रूट्स के थ्रू पहुंचता है। सो इट हैज बेटर सिक्योरिटी। व्हाई? as packets are transferred to its destination by different routes. Benefit number 2, no need of dedicated line, so path is available to other users as well. आप सर्किट स्विचिंग में तो ये था ना कि एक बार अगर एक बंदा यूज कर लेता था तो दूसरे बंदे के लिए वो चीजें हमारे पास वो लाइन बिजी हो जाती थी, जब तक वो बंदा नहीं छोड़ता था हम वो यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन पैकेट स्विचिंग में क्या हुआ था, सब यूज कर सकते हैं वो लाइन, क्योंकि आप पैकेट्स भेजते रहते हो। ड्रॉबैक क्या आ सकता है? एक तो मैंने अभी बता दिया, इट इज अनसूटेबल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन सच एज VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। दूसरा ड्रॉबैक कोई बताओ? यहाँ पे अल्लाह ना करे अगर एरर्स आ जाए ना तो टाइम लगता है, क्योंकि जब तक सारे पैकेट रिसीव नहीं हो जाते आप एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। पैकेट रिसीव करने में जाहिर सी बात है टाइम लग जाता है यहाँ पर, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रूट से आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि टेक्स टाइम टू करेक्ट एरर्स। उसके अलावा इसमें आप पैकेट स्विचिंग की बात कर रहे हो ना, पैकेट स्विचिंग में ड्रॉबैक तो और कुछ समझ नहीं आ रहे। हाँ बेनिफिट की अगर हम बात करें तो पैकेट बेनिफिट्स क्या है आपके पास, कि अगर आपके पास इसमें पैकेट बीच में कोई मिस हो जाए तो इन दी एंड आपको पता होता है कौन सा पैकेट नंबर मिस हुआ है, आप उसको रीसेंड कर सकते हो। तो मिसिंग पैकेट कैन इजीली डिटेक्टेड एंड रीसेंड। और फिर ड्रॉबैक्स बता दो। जी एक और ड्रॉबैक बता दो। पूरा ड्रॉबैक मुझे और खुद याद नहीं आ रहा था पैकेट स्विचिंग, इसलिए ये 2 याद थे, तीसरा नहीं मतलब
बेनिफिट्स तो मैं इसके बहुत सारे बता सकता हूँ। पैकेट्स बेनिफिट्स ये बता सकते हैं कि इसमें यहाँ पे हमारे पास जब तक मैसेज कंप्लीट नहीं हो जाता, मतलब ये कह सकते हैं कि ये एक एक्यूरेट ट्रांसमिशन है। ये कंफर्म करता है कि पैकेट सारे के सारे पहुंचे या नहीं पहुंचे, मतलब इसमें डेटा इंटीग्रिटी है, डेटा इंटीग्रिटी चेक लगा हुआ है, मींस एक्यूरेट ट्रांसमिशन कंफर्म करता है ये। तो बेनिफिट्स तो आप लिख सकते हो, ड्रॉबैक्स मेरे जहन में अभी फिलहाल से 2 यार है। आगे चलें या किसी को इसमें कुछ पूछना है? Yeah. आलियान क्लियर है चीजें? जी सर। ओके फॉर एक चैप्टर टू बी ऑनेस्ट, देखो उसके मार्क्स चेक कर लेना। 3 मार्क आपको लॉजिक गेट सॉल्व करने के दे रहा है, एक उसकी सेट द नेम ऑफ द लॉजिक सर्किट, 4 मार्क इसके, 4 4 8 9 10, सॉरी 4 4 8 मार्क का क्वेश्चन है सीधा सीधा। दुआ करो ये क्वेश्चन तुम लोग के पास इस तरह के आ जाए, तुम लोग के मार्क्स अच्छे खासे हो सकते हैं। ये कौन सा है, हाफ एडर है फुल एडर है? फुल हेडर। फुल एडर है। हमारे पास ये हाफ एडर बन रहा है, सही, ये दूसरा हाफ एडर बन रहा है, और इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं किससे, एक और गेट से, दोनों के एंड को, तो हमारे पास एक फुल एडर बन जाता है। अच्छा एक चीज और याद रखना, वाई पे हमेशा क्या आता था हमारे पास, क्योंकि जॉर गेट है, जॉर गेट हमेशा सम आउटपुट करता है, और ये आपको क्या आउटपुट करेगा, कैरी आउट। ये चीज अगर आपको याद है तो आप बगैर सॉल्व किए ये काम कर सकते हो। अच्छा इसमें शो योर वर्किंग का है, तो वर्किंग के मार्क दे देगा वो आपको। हाँ पी क्यू आर, पी है क्या ए बी का, ए बी का जॉर है ना, क्यू क्या है, ए बी का एंड है, आर क्या है आपके पास, सी और पी का एंड है। वाई और जेड की आपको वैल्यूज पता है, वाई आपके पास क्या आ रहा था, वाई वॉज माई सम, एंड ये था मेरे पास कैरी आउट जेड। वाई और उसकी तो मैं वैल्यू ऐसी सीधी लिख सकता था, ए बी 0 + 0 0 आएगा, सम कैरी आउट भी 0 आएगा, 0 + 0 Zero. एक सेकंड, हम यहाँ पे सम क्या कर रहे हैं, ए एंड बी को ही कर रहे हैं ना, एक सेकंड इसको देख लेते हैं। पहले आप एक सेकंड मुझे इसकी वैल्यूज बता दो, पी क्यू एन आर की। पी क्या है हमारे पास, ए एंड बी का जॉर है, 0 0 आउटपुट 0 आएगा, यहाँ पे Zero. 0 आएगा, 1 1 1 1 0 0। क्यू क्या है, ए बी का एंड है, तो 0 0 ज़ा 0 0 0 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0 0 1 ज़ा 0 0 0 1 1। ये चीजें तो आपको आई गेस आराम से पता होंगी। अब आ जाते हैं हम हमारे पास
आर, आर क्या है, सी और पी का एंड है, मींस इन दो कॉलम्स को मल्टीप्लाई करना है। 0 0 सा 0, 1 0 सा 0, 0 1 सा 0, 1 1 सा 1, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर सारे जीरोस आएंगे। यही कुछ आ रही है। यही है ना। जी सर। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है y और z को। y और z को सिंपली है कि आप इन तीनों को चेक कर लो बस। 0 + 0 + 1 क्या आएगा? y की वैल्यू 1 होगी और z इज 0। क्योंकि कैरी हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। सेम यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 + 1 + 0, अगेन 1 आएगा और ये 0 हो जाएगा। जब 0 + 1 + 1 मतलब 0 1 और 1, ये जब करोगे तो क्या आएगा, सम आपका 0 आएगा, जीरो ये चला जाता है, ये 1 आ जाता है, तो आपका क्या आएगा, 0 और 1 आ जाएगा। अगेन 1 0 0 1 0 1 और 1 1। किसी को कोई मसला है? नो सर। स्टेट द नेम ऑफ द लॉजिक सर्किट। क्या नाम है? फुल एडर। सीधा सीधा फुल एडर। Write the Boolean expressions for the two outputs y and z in the truth table as sum of the products and state the purpose of each output. अच्छा, यहाँ पे मैंने वो ये आपसे आउटपुट सही है, ये वैल्यूज काम की हैं। क्यों काम की, मैं आपको बता रहा हूँ। सम ऑफ प्रोडक्ट्स याद है कैसे निकालते थे? जी सर। मेरे पास मेरा ये y था एंड ये z था ना। y का सम ऑफ प्रोडक्ट चाहिए, तो उस वक्त a b एंड c की क्या वैल्यूज थी? कब? जब 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 आपके पास y1 था। y1 कब कब था आपके पास? एक इस वक्त था, इस वक्त था, इस वक्त था, इस वक्त था, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और लास्ट। उस वक्त आप सम ऑफ प्रोडक्ट्स निकाल लोगे। मैं अभी ऊपर जाके इसका सम ऑफ प्रोडक्ट निकाल लेता हूँ, ऊपर से निकाल लेते। चलो यहाँ पे आए, हाँ, y का आपको क्या है, a डॉट b डॉट c, a नॉट डॉट b नॉट डॉट c। फिर आपका कब आ रहा है, a नॉट डॉट b डॉट c नॉट। ये कब है, a डॉट b नॉट डॉट c नॉट, और ये a डॉट b डॉट c। यही आ रहा है। अगर किसी को कोई मसला जी है तो सर। बता दे, मैं ये थोड़ा सा स्पीड अप लेके जा रहा हूँ। आलियान को इश्यूज तो नहीं है? नो सर। y का पर्पस क्या है? y इज यूज एज अ सम बिट, और z किसके लिए यूज की जा रही है? कैरी बिट के लिए यूज की। कैरी आउट। कैरी आउट लिख लो या कैरी बिट लिख लो, इनफ है। ठीक, कैरी आउट। अब z को चेक करते हैं। z यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो यहाँ क्या वैल्यू बनेगी, a नॉट डॉट b डॉट c। यहाँ वैल्यू बन रही है a डॉट b नॉट डॉट c, a डॉट b डॉट c नॉट,
और A.B.C। इन सबको जब नीचे लिखोगे तो आप इन सबके बीच में क्या एडिशन का साइन डाल दोगे, मींस प्लस का साइन डाल दोगे। दैट्स इट। ये आपका इसने 4 मार्क का क्वेश्चन रखा हुआ था। पर्पस आपने बता दिया और इनकी सम ऑफ प्रोडक्ट्स भी लिख लिए। Say 2 factors that may affect the performance of sorting algorithm. Sorting algorithm से क्या फर्क पड़ता था, मतलब क्या फैक्टर थे कि उसकी परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। एक तो हमने पढ़ा था जब हम बिग ओ नोटेशंस पढ़ रहे थे कि हमारे पास जब नंबर ऑफ डेटा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, सॉर्टिंग एल्गोरिथम स्लो हो जाएगा। दूसरा, सर जो आइटम्स है वो सॉर्ट आउट होते हैं। अगर वो आइटम ऑलरेडी सॉर्ट मतलब इनिशियली सॉर्टिंग हुई हुई है कुछ आइटम्स की, और तो भी उससे आपकी परफॉर्मेंस पे अफेक्ट पड़ेगा। तो आप कह सकते हो द इनिशियल ऑर्डर ऑफ द डेटा के डेटा पहले से कैसे पड़ा हुआ है। सही, अगर वो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो उसको टाइम कम लगेगा। दूसरा आप कह सकते हो क्या, द नंबर ऑफ डेटा इनपुट। which needs to be sorted। अगर ये लाइन ना भी लिखो तो इनफ है, द नंबर ऑफ डेटा इनपुट। इससे भी आपके पास फर्क पड़ेगा। अच्छा, आप लोग ने अब तक जो भी बबल सॉर्ट, यहाँ पे तो खैर सॉर्टिंग एल्गोरिथम की बात की जाए तो सॉर्टिंग एल्गोरिथम में हमने बबल सॉर्ट पढ़ा था। हमने जो बबल सॉर्ट पढ़ा है वो थोड़ा सा इनएफिशिएंट है। बबल सॉर्ट एफिशिएंट तरीके से भी यूज किया जाता है। उसमें अगर आपने पास पेपर सॉल्व किए हो तो उसमें उसने एक बार करके भी दिखाया है। एएस की बात कर रहा हूँ। तो द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोग्राम एज वेल। The efficiency of the algorithm may affect the sorting algorithm। याद है हमने जब पढ़ा था बबल सॉर्टिंग के वो बिग ओ नोटेशन में जो ऑलरेडी सॉर्टेड था, उसमें जो बिग ओ नोटेशन लग रहा था वो ओ इंटू एन लग रहा था। लेकिन जब हमने अनसॉर्टेड के बारे में पढ़ा था तो एन स्क्वायर लग रहा था हमारे पास, टाइम ओ एन स्क्वायर लग रहा था। याद आया? हेलो, सर आप repeat कर सकते मैं कह रहा था जब हमने ये बिग ओ नोटेशंस पढ़ रहे थे तो हमने बिग ओ नोटेशंस में एक बबल सॉर्ट के बारे में पढ़ा था, क्योंकि सॉर्टिंग एल्गोरिथम हमने अब तक सिर्फ 2 ही पढ़ा है। कौन कौन से? बबल सॉर्ट और एक आपका वो पढ़ा था हमने, इंसर्शन सॉर्ट। तो हमने बबल सॉर्ट के बारे में पढ़ा था कि अगर ऑलरेडी सॉर्टेड पे चलाओगे तो ओ पावर एन का टाइम लग रहा था, मतलब ये बिग ओ नोटेशन लग रहा था, और अगर अनसॉर्टेड पे चला रहे थे तो हमारा कुछ ये टाइम लग रहा था। तो ये एफिशिएंसी आ गई। एफिशिएंसी भी फर्क पड़ती थी अनसॉर्टेड पे। इनिशियल ऑर्डर ऑफ डेटा, और एन क्या है आपके पास, नंबर ऑफ आइटम। जितने ज्यादा डेटा दोगे उतना ज्यादा परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ेगा। अच्छा, ये कह रहा है द गिवन एल्गोरिथम इज अ सिंपल बबल सॉर्ट दैट अरेंजेस अ सेट ऑफ स्कोर्स स्टोर्ड इन अ वन डायमेंशनल एरे इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। याद रखना ये डिसेंडिंग पे काम कर रहा है, असेंडिंग में नहीं कर रहा। एंड ऑर्डर्स द कॉरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट नेम्स स्टोर्ड इनटू अ टू डायमेंशनल एरे इन द सेम ऑर्डर एज द स्कोर। यहाँ पे ही फिलहाल ये 2 एरे चला रहा है, एक स्कोर चला रहा है और एक नेम चला रहा है। तो स्कोर के हिसाब से ये नेम को भी वो करेगा। ऑल द एरेज आर इंडेक्स फ्रॉम 1। यहाँ पे इसने इंडेक्सिंग 1 से स्टार्ट किया। सेम प्रोग्राम लिखवा रहा है आपसे,
इंसर्शन सॉर्ट से। इंसर्शन सॉर्ट याद है? जी सर। पक्का? जी। ये वाला क्वेश्चन मुझे आप लोग व्हाट्सएप पे सेंड करोगे कंप्लीट करके, वरना ऐसा ना हो कि ये मैं लिख तो दूं, फिर मतलब जिसको नहीं समझ आ रहा प्लीज मुझे बता दे, तो मैं उसको अलग से समझा दूंगा, लेकिन एक बार इसको ट्राई जरूर कर लेना। ठीक है? Describe what is meant by an imperative मतलब procedural programming language। क्या होती है? डिक्लेरेटिव प्रोग्राम, अच्छा हमने डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग के बारे में नहीं पढ़ा। खैर मैं डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन आपको ऐसे ही बता देता हूँ, उसके बाद उसको समझ पढ़ा भी देता हूँ मैं। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग बिल्कुल बेसिक एक सिंपल सी लैंग्वेज है जो फैक्ट्स और रूल्स के बेसिस पे चलती है। सही? इसमें क्वेरीज चलती हैं और गोल्स होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग समझ लो, देखो इसमें चीजें डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो आप डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्ट्स प्रोग्राम on what needs to be done by using facts and rules। यहाँ पे प्रॉपर रूल्स डिफाइन करते हो। with the help of queries to satisfy goals। अब इसको मैं एक बार करके आप लोग को दिखा दूंगा। डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग बहुत बेसिक बच्चों वाली प्रोग्रामिंग की जाती है, इसमें ज्यादा मुश्किल ये वाली प्रोग्रामिंग नहीं होती। अच्छा, इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग क्या है ये तो बता दो। हेलो, सर मैंने सॉरी, क्या कहा बेटा? अपनी ये वाला पार्ट किया। आयशा बेटा, आपकी आवाज में बहुत ज्यादा शोर आता है, नहीं समझ आती। देखो आप लिख सकते हो imperative programming is a paradigm। देखो याद रखना, ये तो पैराडिम है, सही है? हमने जितनी भी पैराडिम्स के बारे में बात की थी सारे is a paradigm, सिंपली लिख लो। where the program, यहाँ पे प्रोग्राम क्या करता है? describes describe the steps that change
the state of the computer. It uses functions and procedures. यहाँ पे आपके पास functions and procedures यूज किए जाते हैं, याद है? It uses function and procedures to solve a problem, लिख लो complete statement. ये आपकी इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन है और नीचे आपने डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन लिखी है। पैराडाइम्स याद है कौन कौन से पढ़े थे हमने? अगर पैराडाइम्स की बात करें हमारे पास तो डिक्लेरेटिव है, प्रोसीजरल है जिसको हम इम्पेरेटिव भी कहते हैं, हमने असेंबली पढ़ा है और ऊप पढ़ा है विच इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ये चार हमने पैराडाइम्स पढ़े हैं। नेक्स्ट पार्ट इसमें पैराडाइम ही पूछ लिया। आइडेंटिफाई द प्रोग्रामिंग पैराडाइम फॉर ईच ऑफ दीज प्रोग्रामिंग कोड्स। आइडेंटिफाई कर सकते हो? क्लास है, क्लास किस में आती है? फिर ऊप ओ एलडीडी काउंटर, इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर, एसटीओ काउंटर। आलियान ये कौन सी लैंग्वेज है? फातिमा आप Sir, फातिमा आप बता दो। का ये फैमिली लैंग्वेज है। ये असेंबली है। ये कौन सी है? फॉर काउंटर इज इक्वल टू 1 to 20। प्रोसीजर प्रोसीजरल या इम्पेरेटिव दोनों लिख सकते हो, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, मेल जो है वो जॉन है, फीमेल इथेल है, पेरेंट जो है वो जॉन इथेल। ये देखो इसमें यहाँ पे ये फैक्ट्स है, सही है। ये आपने लिखा है ये रूल है और ये आपके फैक्ट्स वगैरह, ये फैक्ट्स और रूल्स आप बना रहे होते हो। ये आपकी होती है डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग। तो ये जो आपकी मशीन लर्निंग वगैरह है ना, ये सारी की सारी डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग ही है। इसके बाद अच्छा पेपर यहाँ एंड हो जाता है। तो फातिमा बेटा मुझे एक बात बताओ, इस पेपर में मुश्किल कुछ लगा? नहीं सर, इतना नहीं लगा मुझको। आयशा? बस प्रोग्रामिंग वाला पार्ट ही लगेगा और कुछ नहीं।